हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा सारथी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो हम बच्चों, हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, जैसे कलम, पेंसिल, मोबाइल, पेड़ पौधा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सब वस्तु दिखाई कैसे देता है? आखिर हमारी आंखों में ऐसा क्या है जो प्रकाश को ग्रहण करके हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है? और यही प्रकाश फिर कभी इंद्रधनुष के 7 रंग कैसे बना देता है? आज हम इस पूरी कहानी को फिजिक्स के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर का नाम था मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सबसे पहले जानेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र हमारी आंख एक प्रकाश संवेदी अंग है, यानी जो आंख जो होता है हमारे क्या है, प्रकाश संवेदी अंग है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। मानव नेत्र क्या है? हमारी आंख एक प्रकाश संवेदी है जो क्या करता है, हमें वस्तु को देखने में सहायता करता है। अब जानेंगे कि प्रकाश संवेदी होता क्या है। प्रकाश संवेदी का मतलब होता है कि आंख को देखने की प्रक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारी आंख एक प्रकाश संवेदी अंग है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रकाश संवेदी का मतलब क्या होता है कि प्रकाश संवेदी का मतलब कि आंख को देखने की प्रक्रिया में हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, वही क्या है, प्रकाश संवेदन कहलाता है। अब जानेंगे कि जैसे कि आप आंख को जब आप एक कैमरा की तरह समझेंगे, यानी कि जब आंख को आप एक कैमरा की तरह समझेंगे तो देखेंगे कि जैसे कि कैमरा में लेंस होता है और इमेज बनता है। कैमरा में क्या होता है, लेंस होता है और इमेज बनता है। ठीक उसी प्रकार आंख में क्या होता है, लेंस होता है और क्या वहाँ पे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखेंगे जैसे में आंख को आप एक कैमरा की तरह समझ सकते हैं, जैसे कैमरा में लेंस होता है और इमेज बनता है, उसी प्रकार आंख में हमें भी लेंस होता है, आंखों में भी लेंस होता है और वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जैसे आप एक कैमरा को मान लीजिएगा तो उसमें क्या होता है, एक लेंस होता है, उसमें जब क्या होता है कि फोटो यानी कि इमेज बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आंखों में क्या होता है, एक लेंस होता है जहाँ पे क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब जानेंगे कि मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना, यहाँ पे क्या है, आंखों का एक संरचना बनाया हो गया है, उसके बारे में पहले बढ़ेंगे। इसको रेटिना कहते हैं, इसको दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, इसे कचाव द्रव कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी है, नेत्र लेंस है, पुतली है, आइरिस है, कर्निया है। ठीक है, इसे अब एक अच्छे से चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, अब सबको एक एक करके जानेंगे कि आखिर होता क्या है, किसका क्या काम होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। यह आंख का पारदर्शी अग्रभाग है। यह क्या है, आंख का पारदर्शी अग्रभाग है। अब पारदर्शी किसको कहते हैं, जिसके माध्यम क्या होता है, जिससे आर पार की वस्तु को दिखाई देता है, तो वो उसी को कहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अग्रभाग है। क्या है यहाँ पे, अग्रभाग यानी कि आगे की भाग है, जिससे क्या होता है, प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। यानी कि यह आंख का क्या होता है, पारदर्शी अग्रभाग है। अग्र मतलब क्या होता है कि आगे की भाग होता है, जिससे प्रकाश क्या होता है, आंख में प्रवेश करता है। अब उसके बाद आता है आइरिस। इसको कहते हैं कि यह आंख का रंगीन भाग होता है। यह क्या होता है, आंख का जो रंगीन भाग होता है, आइरिस होता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो पुतली यहाँ पे दिया गया, इसके आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब आता है कि पुतली होता क्या है। पुतली आइरिस के बीच स्थित एक छोटा सा छिद्र है, यानी कि पुतली जो क्या है, आइरिस के बीच स्थित एक छोटा सा छिद्र है, जो में इसमें क्या होता है, स्थित रहता है। यानी कि पुतली आइरिस के बीच स्थित एक छोटा सा छिद्र है, जिससे प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। इससे भी क्या होता है, आंख में प्रवेश प्रकाश जो होता है कॉर्निया से भी करता है और क्या करता है, पुतली से भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि नेत्र लेंस क्या होता है। नेत्र लेंस यह प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने में सहायता करता है। आंखों पर क्या है, जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। लेकिन क्या होता है, नेत्र लेंस जो होता है यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने में क्या करता है, उसकी सहायता करता है। जैसे यहाँ पर नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस ये क्या करता है,
प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अपवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनने में सहायता करता है। अब जानेंगे कि रेटिना होता क्या है। रेटिना क्या होता है, यह आंख की प्रकाश संवेदी परत है। प्रकाश संवेदी क्या है, परत है। प्रकाश संवेदी का मतलब क्या होता है कि आंख को देखने की प्रक्रिया में प्रकाश की क्या होता है, आवश्यकता होता है, जिस पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तब पूछा जाएगा आंख पर यानी कि आंख में कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे सिलियरी मांसपेशियां क्या होता है। ये लेंस की वक्रता बदलकर उसकी फोकस करने की क्षमता को बदलती है, जिससे आंख पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है। यानी कि सिलियरी मांसपेशी का जो काम होता है, क्या करता है, वक्रता को बदलकर उसकी फोकस करने की क्षमता को क्या करता है, बदलती है, जिससे क्या होता है, दूर की और पास की वस्तु को देखने में स्पष्ट मतलब कि दिख पाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि दृष्टि तंत्रिका क्या होता है। यह रेटिना से प्राप्त विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी कि दृष्टि तंत्रिका का जो काम होता है, ये क्या करता है, रेटिना से प्राप्त करके संकेत यानी कि उसको क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि रेटिना से कोई भी संकेत मिलता है तो उसको क्या करता है, मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, तो यही दृष्टि तंत्रिका पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले था कि मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र यानी कि क्या होता है, हमारी आंख जो होता है एक प्रकाश संवेदी अंग है। ठीक है, प्रकाश संवेदी का मतलब होता है कि आंख को देखने की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप एक कैमरे को देख लीजिए, तो कैमरा में क्या होता है, लेंस लगा रहता है, उसमें क्या बनता है, इमेज बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आंखों में भी क्या होता है, लेंस होता है, लेकिन इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र का एक संरचना बना हुआ है, इसके बारे में जो क्या है विस्तार से इधर पढ़े हैं। उसमें पहला में था कि कॉर्निया क्या होता है। यह एक आंख का पारदर्शी अग्रभाग है, जिससे क्या होता है, प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। पारदर्शी मतलब क्या होता है कि जिससे आर पार की वस्तु दिखाई देता है। अग्र यानी कि आगे होता है, यह आंख का पारदर्शी अग्रभाग है, यानी कि आगे का भाग है कॉर्निया, जिससे क्या होता है, प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। दूसरा में आता है कि आइरिस क्या होता है। यह आंख का रंगीन भाग है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यानी कि आइरिस जो होता है आंख का रंगीन भाग होता है और क्या करता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद आता है पुतली आइरिस के बीच स्थित एक छोटा सा छिद्र है, जिससे प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। यानी पुतली जो है आइरिस के बीच क्या है, एक छोटा सा छिद्र में स्थित है, जो क्या करता है, प्रकाश को आंख में प्रवेश करने का काम करता है। अब जानेंगे कि नेत्र लेंस क्या होता है। यह प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने में सहायता करता है। यानी कि नेत्र लेंस जो है यह प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने में सहायता करता है। अब जानेंगे कि रेटिना यह आंख की प्रकाश संवेदी परत है, जिस पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब किस पर बनता है, यानी कि कहाँ पे बनता है, तो कहाँ पे बनता है, रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, अब जानेंगे सिलियरी मांसपेशी क्या होता है। यह क्या होता है कि यह लेंस की वक्रता को बदलकर उसकी फोकस की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता, उसकी क्षमता को क्या करता है, बदलता है, जिससे क्या होता है हमें कि जिससे आंख के पास और दूर की वस्तु को क्या करता है, स्पष्ट रूप से देख पाता है। उसके बाद दृष्टि तंत्रिका, यह रेटिना से प्राप्त विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब कि रेटिना से जो भी संकेत यानी कि जो संदेश मिलता है मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो दृष्टि तंत्रिका करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब हम आगे जानेंगे कि आंख काम कैसे करता है। ठीक है, यानी कि आंख जो हमारा है किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। इसमें कह रहा है कि वस्तु से परावर्तित प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है और फिर क्या करता है, पुतली से होकर यह प्रकाश नेत्र लेंस तक पहुंचता है और नेत्र लेंस प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और रेटिना से प्राप्त संकेत
दृष्टि तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है। यानी कि कहना है कि इसका वस्तु से क्या करता है, वस्तु से परावर्तित प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में क्या करता है, प्रवेश करता है, और पुतली से होकर यह प्रकाश नेत्र लेंस तक पहुंचता है। और नेत्र लेंस जो होता है नेत्र लेंस जो होता है प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद क्या करता है, रेटिना से प्राप्त संकेत को दृष्टि तंत्रिका मस्तिष्क तक क्या करता है, पहुंचाता है, जिससे हमें क्या करता है, वस्तु दिखाई देता है। यानी कि वस्तु दिखाई देने के लिए क्या करना है, यानी कि कोई भी वस्तु होगा क्या करेगा, परावर्तित प्रकाश को क्या करेगा, कॉर्निया से होकर प्रवेश करेगा आंख में हमारी। उसके बाद क्या करेगा, पुतली से होकर यह प्रकाश हमें क्या करता है, नेत्र लेंस तक पहुंचता है, और नेत्र लेंस जो होता है प्रकाश को अपवर्तित करके रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। और वो क्या करता है, रेटिना से जो प्राप्त संकेत होता है दृष्टि तंत्रिका द्वारा कहाँ, मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जिससे हमें क्या करता है, कोई भी वस्तु दिखाई देता है। अब हम आगे जानेंगे कि समंजन क्षमता क्या होता है। आंख जो होता है अपने अनुसार फोकस दूरी को क्या करता है, घटा या बढ़ा सकता है। आंख की इस क्षमता को ही क्या कहते हैं हम, समंजन क्षमता। यानी कि आंख जो होता है अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार क्या होगा, फोकस को घटा या बढ़ा सकता है। आंख की इसी क्षमता को क्या कहते हैं हम, समंजन क्षमता कहते हैं। आंख का जो पर्दा होता है रेटिना को कहा जाता है। आंख का पर्दा किसे कहा जाता है, रेटिना को कहा जाता है। और आंख में जो होता है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर ही बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, अब देखेंगे कि निकट बिंदु क्या होता है। निकट मतलब क्या होता है, न्यूनतम दूरी। यानी क्या होता है, न्यूनतम दूरी, यानी कि वह न्यूनतम दूरी जहां तक आंख जो होता है, वह न्यूनतम दूरी जहां तक आंख साफ साफ देख सकता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। यानी कि निकट बिंदु मतलब क्या होता है कि वह न्यूनतम दूरी जहां तक जो आंख जो होता है ना साफ साफ देख सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, निकट बिंदु कहेंगे। और निकट बिंदु क्या होता है, सामान्य आंख के लिए जो होता है ना 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी कि सामान्य आंख जो होता है उसके लिए न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। यानी 25 सेंटीमीटर तक क्या करेगा, आंख जो होता है साफ साफ देख सकता है। अब उसी तरह जानेंगे कि दूर बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु जो होता है वह अधिकतम दूरी, दूर मतलब क्या होता है, अधिकतम दूरी, यानी कि बहुत दूर पे है। यानी कि अधिकतम दूरी जहां तक आंख साफ साफ देख सकता है। यानी कि कह रहा है कि वह अधिकतम दूरी जहां तक क्या होगा, आंख जो होगा साफ साफ देख सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे, दूर बिंदु। यानी कि निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है तो निकट बिंदु हो जाएगा। और अधिकतम दूरी का क्या करता है, जहां तक आंख जो होता है साफ साफ देख सकता है उसको क्या कहेंगे, अधिकतम दूरी। और सामान्य आंख के लिए जो अधिकतम दूरी होता है ना वो अनंत होता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता। आंख जो होता है अधिकतम दूरी को क्या करेगा, अनंत तक देख सकता है, यानी कि बहुत दूर तक देख सकता है। ठीक है, तो सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है कहाँ होता है, अनंत होता है। अब जानेंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है। यानी कि जब आंख किसी वस्तु को साफ साफ एवं स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी कि जब आंख जो होता है ना किसी वस्तु को क्या करता है, साफ साफ नहीं देख पाता है और स्पष्ट रूप से भी नहीं देखा, क्या करता है, साफ साफ एवं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष जो होता है ना 4 प्रकार का होता है। पहला में होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा में होता है दूर दृष्टि दोष होता है, बोझ नहीं। उसके बाद तीसरा में है जरा दृष्टि दोष, उसके बाद है अबिंदुकता। यानी कि दृष्टि दोष किसको कहेंगे, जब आंख जो होता है किसी वस्तु को क्या होता है साफ साफ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, उसी को बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, अगला होता है जरा दृष्टि दोष होता है, अबिंदुकता होता है। अब क्या करेंगे, इसको एक एक करके पढ़ेंगे, इसका पढ़ेंगे के कारण पढ़ेंगे, उपचार पढ़ेंगे। कि पहले जानेंगे कि होता क्या है निकट दृष्टि दोष, उसके बाद किस कारण से होता है और इसका उपचार क्या है, यानी कि इसका निवारण क्या है, वो जानेंगे चारों को एक एक करके। ठीक है, आप इसे तब तक नोट कर लीजिए।
अब हम देखेंगे कि पहले जानते हैं कि दृष्टि दोष जो था कितने प्रकार का था, 4 प्रकार का था। दृष्टि दोष कहते किसको, जब हमारी आँख क्या होता है कि साफ साफ किसी वस्तु को, यानी कि जब हमारी आँख वस्तु को साफ साफ एवं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता था तो उसे दृष्टि दोष कहते थे। दृष्टि दोष जो होता है 4 प्रकार का होता है। पहला होता था निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता था दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता था जरा दृष्टि दोष और चौथा जो होता था अभिमुखता होता है। सबको क्या करेंगे, एक एक करके जानेंगे कि कहते किसको है, इसका कारण क्या था, इसका उपचार क्या था। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला में कहता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु जो होगा साफ साफ दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु क्या होगा, हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या, निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे इसका कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाने के कारण क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस के मोटा होने से क्या होता है कि उसका फोकस दूरी जो होता है घट जाता है। अब दूसरा आता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का जो लंबा हो जाता है तो नेत्र गोलक का लंबा होने से क्या होता है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब तीसरा में होता है कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बढ़ने से यानी कि किस कारण से जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है, तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, मतलब मोटा होना चाहिए जिसके कारण हो जाता है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब तीसरा में आता है कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बढ़ने से इसका क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। इन सब कारणों की वजह से अब जानेंगे कि इसके उपचार के लिए यानी कि इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो उपचार के लिए क्या होता है कि अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मा में क्या होता है, चश्मा में जो होता है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तब जाके निकट दृष्टि रोका जाता है उससे। यानी कि फिर से समझते हैं, निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होगा कि निकट की वस्तु क्या होगा, साफ साफ दिखाई देगा। और इसका कारण क्या होता है, नेत्र लेंस का मोटा होना चाहिए, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बढ़ने से, मोटा होने से। यहाँ पे लिखे नेत्र लेंस का मोटा होना चाहिए, लिखेंगे नेत्र लेंस मोटा होने से। ठीक है, होना चाहिए नहीं, नेत्र लेंस का मोटा होना मतलब होने से। ठीक है, अब सही है सेंटेंस। कारण में क्या होता है, नेत्र लेंस का मोटा होने से, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना से, मतलब हो जाने से, नेत्र गोलक का लंबा हो जाने से। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है कि नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बढ़ने से हो जाता है। अब उपचार में क्या होता है, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे निकट दृष्टि के उपचार के लिए। ठीक है, अब जानते हैं अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा में आता है दूर दृष्टि दोष। यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु को देखने में क्या होता है, समस्या उत्पन्न होती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु को क्या होगा, हम साफ साफ देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन निकट की वस्तु को क्या होगा, देखने में समस्या उत्पन्न होती है, उसी को हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जिससे क्या होता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। जब नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो क्या होता है कि फोकस दूरी बढ़ जाता है। अब दूसरा आता है कि नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, अपवर्तनांक क्या होता है, घट जाता है, तब जाके क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। यानी कि दूरदृष्टि दोष के कारण क्या क्या हो सकता है, नेत्र लेंस का पतला हो जाने से नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, तब अपवर्तनांक जो होता है घट जाता है तब। अब इसके उपचार के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस चश्मे का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस। चश्मे में क्या होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, उसका उपयोग करते हैं। अब जानते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। यह दृष्टि दोष जो होता है प्राय बुजुर्गों में होता है। ठीक है, यह दृष्टि दोष जो होता है बुजुर्गों में दिखाई देता है, क्योंकि जिसमें क्या होता है, न तो निकट की वस्तु दिखाई देता है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देता है, जिसमें न तो निकट की वस्तु और न ही दूर की वस्तु दिखाई देता है।
यानी कि जरा दृष्टि दोष जो होता है, जब बुढ़ापे में क्या होता है कि आँख की क्या होता है क्षमता घट जाता है, जिससे क्या होता है न तो निकट मतलब न्यूनतम दूरी यानी कि न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और न ही क्या होता है दूर की वस्तु दिखाई देता है, जिससे उसी को हम क्या कहते हैं जरा दृष्टि दोष। कारण क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष दूर कर, इसका कारण क्या होता है कि बुढ़ापे में आँख की जो अपनी समंजन क्षमता जो होता है क्या होता है खो देता है, जिसके कारण क्या होता है जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जरा दृष्टि दोष कहने का मतलब कि यह दृष्टि दोष जो होता है अक्सर बुजुर्गों में पाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना तो उसको निकट की दूर मतलब निकट की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, जिसके कारण क्या होता है उसमें निकट जरा दृष्टि दोष जो होता है उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है, इसका कारण क्या है कि बुढ़ापे में आंख जो होता है अपनी समंजन क्षमता को क्या करता है खो देता है, जिसके कारण क्या यह समस्या उत्पन्न हो जाता है। और इसका उपचार करने, इसको रोकने के लिए क्या होगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस में क्या होता है कि एक भाग जो होता है उत्तल लेंस तथा दूसरा भाग जो होता है अवतल लेंस का बना होता है, उसी को क्या कहते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस में क्या होगा, एक भाग जो होगा उत्तल लेंस होगा, दूसरा भाग क्या होगा अवतल लेंस होगा, उसी को क्या कहते हैं बाईफोकल लेंस। ठीक है, अब जानेंगे कि चौथा में कहता है कि अबिंदुकता यानी कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज तथा उदर्ग समांतर रेखाओं को नहीं देखा जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं अबिंदुकता कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि कर्णीय तल में जो क्या होता है अनियमितता के कारण जो होता है ये उत्पन्न हो जाता है। और इसका उपचार के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बेलनाकार लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। फिर से एक बार इसे हम समझ लेते हैं। पहला में क्या था कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, हम निकट की वस्तु को क्या करेंगे साफ साफ देख पाते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस का मोटा होने से, नेत्र गोलक का लंबा हो जाने से, यहाँ पे होता है नेत्र लेंस का अपवर्तनांक क्या होता है बढ़ जाने से क्या होता है इसका कारण बन जाता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसका उपचार के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस के लिए हम क्या करेंगे, अवतल लेंस का उपयोग हम निकट दृष्टि दोष में करते हैं। अब जानेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष मतलब क्या होगा, दूर की वस्तु को हम साफ साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, निकट की वस्तु को इसमें समस्या हो जाता है देखने में। ठीक है, यानी कि दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। इसका कारण क्या होता है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना, दूसरा होता है कि नेत्र गोलक का क्या होता है छोटा हो जाता है, अपवर्तनांक क्या होता है घट जाता है, तब जाके क्या होता है दूरदृष्टि उत्पन्न हो जाता है। और इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब जानेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दृष्टि दोष जो होता है प्रायः बुजुर्गों में पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे वो न तो निकट की वस्तु को देख पाते हैं और न ही दूर की वस्तु को देख पाते हैं, इसी को क्या कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब कारण किस कारण से होता है, बुढ़ापे में क्या होता है आंख अपनी समंजन क्षमता को खो देता है, जिसके कारण क्या होता है यह समस्या उत्पन्न हो जाता है। और इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं, इसके उपचार के लिए हम बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस का कहने का मतलब होता है कि एक भाग क्या होगा उत्तल लेंस का होगा, दूसरा भाग जो होगा अवतल लेंस का होता है। ठीक है, अब जानेंगे कि अबिंदुकता क्या होता है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्या होता है क्षैतिज तथा उदर्ग समांतर रेखा को क्या होता है नहीं देखा जा सकता है, उसी को क्या कहेंगे अबिंदुकता कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि कर्णीय तल में क्या होता है अनियमितता के कारण यह उस समस्या उत्पन्न होता है। और इसके उपचार के लिए हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम है। प्रिज्म जो क्या है, प्रिज्म जो है एक पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम है जिसकी दो समतल अपवर्तक सतह जो होता है एक दूसरे के समांतर नहीं होता है। यानी कि प्रिज्म जो होता है एक प्रकाशीय क्या होता है पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम होता है जिसकी दो समतल सतह जो क्या होता है अपवर्तक सतह एक दूसरे के समांतर नहीं होता है। जैसे ये प्रिज्म है, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको शीर्ष कहते हैं और
दो अपवर्तक सतह के बीच जो कोण बनता है उसे हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। ये दोनों तरफ क्या अपवर्तक फलक है और नीचे बीसी जो होता है क्या होता है, आधार होता है इसका। अब जानेंगे कि प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं। प्रिज्म का कोण जो होता है, दो अपवर्तक सतहों के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं। और इसे प्रिज्म का कोण को हम क्या करते हैं, ए से सूचित करते हैं। इसको हम ए से सूचित करते हैं, ठीक है। अब जानेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अपवर्तक सतह से आपतित होती है तब श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी कि जब श्वेत प्रकाश जो होता है प्रिज्म यानी कि अपवर्तक सतह से आपतित होती है तो क्या होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में, तो 7 रंगों में होता है, जो कि होता है लाल, यहाँ पे क्या होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, उसके बाद होता है इंडिगो और उसके बाद होता है वायलेट। यानी कि इसको हम कहते हैं, इसको याद करने के लिए एक तरीका होता है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। बैजानी हपी नाला, इससे क्या होता है, बै से हो जाता है बैगनी और जा से क्या होता है जामुनी, उसके बाद क्या होता है नी से होता है नीला और ह से क्या होता है हरा, उसके बाद पी से क्या होता है पीला और ना से क्या होता है नारंगी और ला से क्या होता है लाल। इससे याद कर सकते हैं। अब जानेंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका विचलन जो सबसे कम होता है। उसके बाद बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन जो सबसे अधिक होता है। यानी कि जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा रहेगा उसका विचलन क्या होगा, सबसे कम रहेगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम है जिसकी दो समतल अपवर्तक सतह एक दूसरे के समांतर नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ए बी जो है एक अपवर्तक फलक है और ए सी अपवर्तक फलक है, और यहाँ पे क्या है बी सी जो एक आधार है और ए यहाँ पे क्या है शीर्ष है। ठीक है, यानी कि प्रिज्म एक पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम है जिसकी दो समतल क्या होता है, अपवर्तक सतह एक दूसरे के समांतर नहीं होता है। प्रिज्म, अब जानेंगे कि प्रिज्म का कोण क्या होता है। दो अपवर्तक सतह के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, ए से सूचित करते हैं। यहाँ पे ए बी जो होता है, ए बी जो है अपवर्तक फलक है और ए और सी है अपवर्तक फलक है। और यहाँ पे BC जो है आधार है और AB भी है अपवर्तक फलक। दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को हम प्रिज्म का कोण कहते हैं और इसे हम ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म के अपवर्तक सतह से आपतित होती है तब श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। प्रकाश का ये क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से क्या होता है, प्रिज्म की अपवर्तक सतह से आपतित होती है तो वो अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें 7 रंगों में विभक्त होता है। पहला है बैगनी, उसके बाद है जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और इसे याद करने के लिए एक शॉर्ट तरीका है कि बेजानी हपी नाला, जहाँ बै मतलब क्या होता है बैगनी, जा मतलब होता है जामुनी, नी मतलब क्या होता है नीला, ह मतलब क्या होता है हरा, पी मतलब क्या होता है पीला, ना मतलब क्या हो गया नारंगी और ला मतलब क्या हो गया लाल। अब हम जानेंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है
मतलब यहाँ पे क्या है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या होता है विचलन सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का जो होता है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होता है सबसे अधिक होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन कम होता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन क्या होता है सबसे अधिक होता है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे आगे कि वर्णपट क्या होता है, जिसका अंग्रेजी स्पेक्ट्रम होता है। प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे वर्णपट कहते हैं। क्या कह रहा है? प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे हम वर्णपट कहते हैं। श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को कितने रंगों में विभक्त किया गया था? 7 रंगों में। वो कौन कौन था? जो कि हम एक शॉर्ट तरीका बताए थे जिससे याद हो जाए 7 रंगों का। उसका क्या था? बैजानी, हपी, नाला। इससे क्या होता है 7 रंगों का नाम आसानी से याद हो जाता है। जैसे वैसे क्या हो गया? बैगनी, जा से क्या हो गया? जामुनी, नी से क्या हो गया? नीला, ह से क्या हो जाता है? हरा, पी से क्या होता है? पीला, ना से क्या होता है? नारंगी, और ल से क्या होता है? लाल होता है। जिससे क्या होता है कि आसानी से रंगों का 7 रंगों का जो नाम है अवयव श्वेत प्रकाश के 7 अवयवियों को नाम जो है रंगों का वो आसानी से याद हो जाता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल और नारंगी। ठीक है। इसी तरह कहता है कि प्रिज्म से अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश के अवयवी रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उसे हम वर्णपट कहते हैं। वर्णपट जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शुद्ध वर्णपट, दूसरा होता है अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट में कहता है कि वह वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? शुद्ध वर्णपट कहते हैं। यानी कि वैसा वर्णपट जिसपे क्या होगा? सभी रंग जो होगा क्या होगा? स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध वर्णपट कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अशुद्ध वर्णपट आता है दूसरा नंबर में। इसमें कहता है कि वह वर्णपट जिस पर एक रंग दूसरे रंग पर क्या होते हैं कि ओवरलैप हो जाते हैं। यानी कि जब एक रंग पे क्या होगा दूसरा रंग जो क्या होगा ओवरलैप कर देगा, तब उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्णपट। जैसे कि क्या होता है जब एक रंग में क्या होता है दूसरा रंग मिलाते हैं, जब वह धुंधला दिखाई यानी कि साफ दिखाई नहीं देता है तो क्या हो जाता है? अशुद्ध वर्णपट हो जाता है। इसका डिफिनीशन में कह रहा है कि वह वर्णपट जिस पर एक रंग दूसरे रंग पर क्या हो जाते हैं? ओवरलैप हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। ठीक है। अब जानेंगे कि हम इंद्रधनुष किसे कहते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है रेनबो। ठीक है। जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप आकाश में एक सुंदर सा आकृति बनता है, उसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी जब वर्षा होता है तो वर्षा की बूंदों पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप आकाश में जो एक सुंदर सा आकृति बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ये कब बनता है? जब बारिश के समय होता है। जब बारिश होता है तो उसके बाद क्या आसमान में दिखाई देता है? वो क्या सतरंगी दिखाई देता है, जो कि आप लोग देखे भी होंगे। इसी को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। यानी कि जब वर्षा की बूंदों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप जो आकाश में एक सुंदर सा आकृति बनता है उसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। अब इंद्रधनुष क्या होने की शर्त होता है कि वर्षा के बूंद पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, आपतित होना। उसके बाद कहते हैं प्रेक्षक का जो पीठ होता है सूर्य के पीछे होना। ठीक है। इंद्रधनुष जो होता है 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा क्या होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। चलिए अब जानते हैं आगे कि प्राथमिक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। जब वर्षा की बूंद पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो 2 बार अपवर्तन क्या होगा? 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार आंतरिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष बनता है
के कारण जो इंद्रधनुष बनता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। यानी कि जब वर्षा की बूंद पर प्रकाश की किरण क्या होता है? आपतित होता है, तो क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या होगा? आंतरिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यह एक रंगीन बैंड होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है यह एक रंगीन बैंड होता है जिसका बाहरी किनारा जो होता है लाल रंग तथा आंतरिक किनारा जो होता है बैंगनी रंग का होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष का बाहरी किनारा जो होता है ना लाल रंग का होता है और आंतरिक किनारा जो होता है बैंगनी रंग का होता है। अब आगे देखेंगे कि द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं। जब वर्षा की बूंदे पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष बनता है उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। यानी कि जब वर्षा की बूंदों पर प्रकाश की किरण क्या होता है? प्रकाश की किरण पड़ता है तो क्या होता है? 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उससे जो इंद्रधनुष बनता है उसे हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष का बाहरी किनारा जो होता है बैंगनी रंग का होता है तथा आंतरिक किनारा जो होता है लाल रंग का होता है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि 2 बार अपवर्तन हुआ लेकिन 1 बार भी क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। उससे जो इंद्रधनुष बनता था उसे हम प्राथमिक इंद्रधनुष कहते थे। और प्राथमिक इंद्रधनुष का जो बाहरी किनारा जो होता था लाल रंग का था और आंतरिक किनारा जो था बैंगनी रंग का था। ठीक उसी तरह जब द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या था कि 2 बार अपवर्तन हुआ और 2 बार क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो इंद्रधनुष बनता था उसे हम द्वितीयक इंद्रधनुष कहते थे। और द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहरी किनारा जो होता था बैंगनी रंग का होता था और आंतरिक किनारा जो होता था वो लाल रंग का होता था। ठीक है, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक क्या होता है। वायुमंडलीय अपवर्तनांक वायुमंडल के अलग अलग परतों से गुजरते समय प्रकाश की दिशा बदलने की घटना को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय कहते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल की अलग अलग परतों से गुजरते समय प्रकाश की दिशा बदलने की घटना को हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यह हम दूसरा डिफिनेशन में कह सकते हैं कि वायुमंडलीय लिखेंगे, वायुमंडलीय में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि वायुमंडलीय में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन याद कीजिए कि हम लोग पढ़े हुए थे। क्या पढ़े थे? कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? अपने पथ से क्या होता है? विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते थे? प्रकाश का अपवर्तन कहते थे। तो वही कह रहा है कि वायुमंडलीय में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। जैसे तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो अब जानेंगे कि प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडलीय कण पर पड़ता है तो वह कण प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेता है तथा कुछ समय बाद ये सभी दिशाओं में फैल जाती है। यह घटना प्रकाश का परिकिरणन कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या है? कण है। ठीक है, इसे हम वायुमंडलीय कण कह सकते हैं। मान लेते हैं कि यह क्या है? वायुमंडलीय कण। जब क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडलीय कण पर पड़ता है तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है? जब प्रकाश की किरण वायुमंडलीय कण पर पड़ता है तो वह कण प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है तथा कुछ समय बाद क्या करता है? ये सभी दिशाओं में फैल जाता है। उसके बाद क्या करता है? ये सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडलीय कण पर पड़ता है तो क्या करता है? वायुमंडलीय कण प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेता है और कुछ समय बाद क्या करता है? उसको क्या करता है? चारों दिशाओं में फैल जाता है।
वही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडलीय कण पर पड़ता है तो वह किरण क्या करता है, प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेता है और कुछ समय बाद ये सभी दिशाओं में क्या करता है, फैल जाता है। यही घटना जो कहलाता है प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडलीय कण पर पड़ता है तो क्या होता है, सभी किरण को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है कण। उसके बाद सभी मतलब कुछ समय बाद क्या होता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, अब जानेंगे कि जैसे में हो गया कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश का परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है, तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश का परिकिरणन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है, तो प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है, अब जानेंगे कि प्रकाश के परिकिरणन के शर्तें। ठीक है, वायुमंडलीय कण के द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय कण के द्वारा प्रकाश के कण को क्या करता है, प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है। अब दूसरा में कह रहा है कि प्रकाश के परिकिरणन के बाद प्रकाश का क्या होता है, तीव्रता घट जाता है। प्रकाश के परिकिरणन में शर्त क्या था कि प्रकाश के कण जो वायुमंडलीय कण जो होता है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। दूसरा में आता है कि प्रकाश के परिकिरणन के बाद प्रकाश का तीव्रता जो होता है घट जाता है। अब आगे हम जानेंगे कि प्रकाश के परिकिरणन के बाद क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है। क्या होता है, ध्रुवीकरण। प्रकाश के परिकिरणन के बाद प्रकाश का ध्रुवीकरण होता है, नोट में याद कर लीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे रेले का सिद्धांत। प्रकाश के परिकिरणन का खोज 1881 में लॉर्ड रेले ने किया था और इस नियम के अनुसार प्रकाश का परिकिरणन तरंगदैर्घ्य का चतुर्थ घात के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। लिखेंगे आई समानुपाती 1/λ/4, लैम्डा पावर में 4 लिखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे रेले का सिद्धांत था। अब जानेंगे कि जिस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उस रंग का प्रकाश का परिकिरणन उतना ही कम होता है। यानी कि जिस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उस रंग का प्रकाश का परिकिरणन जो होगा उतना ही कम होता है, और जिस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है उस रंग का क्या होता है, प्रकाश का परिकिरणन अधिक होता है। अगर जिस रंग का क्या होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो उसका प्रकाश का परिकिरणन क्या होगा, कम होगा, और तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा तो उसका प्रकाश का परिकिरणन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लाल रंग के जो प्रकाश का परिकिरणन होता है कम होता है तथा बैगनी और नीला रंग का जो क्या होता है, प्रकाश का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम किस रंग का होता है, तो लाल, और सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी और नीला रंग का। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब जानेंगे कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देने की घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहता है। फिर से समझिएगा, सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देने की घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे में क्या है कि कोहरे में वाहन की हेडलाइट जलाने पर प्रकाश की किरण को क्या होता है, रास्ता दिखाई देता है। जैसे ठंडी के महीना में क्या होता है, कुआं लगा होता है, तो उसमें क्या करते हैं, जब हम रास्ते में जाते हैं, जब बाइक से जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें क्या होता है, आगे क्या है, कुछ नहीं दिखाई देता, तो क्या करते हैं, गाड़ी की हेडलाइट को क्या करते हैं, बल्ब को जलाते हैं, तो क्या होता है, आगे की रास्ता क्या होता है, सीधा दिखाई देता है। यानी वही कह रहा है कि कोहरे में वाहन की हेडलाइट जलाने पर क्या होता है, प्रकाश की किरण का रास्ता क्या होता है, दिखाई देने लगता है। यही घटना क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखेंगे कि इस चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। अगर यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सिर्फ बोलिएगा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब जब 2 नंबर में पूछेगा कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो उसके लिए बोलेंगे क्या, तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे से आने वाली प्रकाश क्या होता है, तारे से आने वाली प्रकाश
वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरता है। तारे से जो आते हैं प्रकाश, वो क्या करते हैं, वायुमंडल के विभिन्न परतों से क्या करते हैं, गुजरता है। इसलिए प्रकाश का अपवर्तन बदलता है, जिससे तारे की चमक बदलती हुई दिखाई देती है और तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कह रहा है कि तारे से आने वाले प्रकाश क्या होता है, तारे से आने वाला प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरता है। तारों से जो मतलब प्रकाश जो आता है क्या करता है, वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर क्या करता है, गुजरता है, जिनका घनत्व अलग अलग होता है, जिसका जो क्या होता है, घनत्व अलग अलग होता है। इसलिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, बदलते रहता है, जिससे तारे की चमक क्या होती है, बदलती हुई दिखाई देती है और तारे क्या होते हैं, और तारे टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इसका जानेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में क्या होता है, अधिक दूरी तय करता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण उसका परिकिरणन क्या होता है, सबसे कम होता है। इससे पहले भी हम पढ़े थे क्या होता है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए उसका परिकिरणन क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए लाल प्रकाश हमारी आंखों तक क्या होता है, पहुंचता है और सूर्य लाल दिखाई देता है। कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक दूरी तय करता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण उसका परिकिरणन क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए लाल प्रकाश हमारी आंखों तक अधिक पहुंचता है और सूर्य क्या होता है, हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश जो है हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो जानेंगे। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से गुजरता है, तो वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले प्रकाश का अधिक परिकिरणन करते हैं, इसलिए नीला प्रकाश चारों ओर अधिक फैलता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसी कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। हम जानते हैं कि बैंगनी और नीले रंग का जो क्या होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो क्या होता है, बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, वायुमंडल से होकर गुजरता है और वायुमंडल में उपस्थित कुछ सूक्ष्म कण जो होता है कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले प्रकाश का क्या करता है, अधिक परिकिरणन करता है। इसलिए नीला रंग जो क्या होता है, नीला प्रकाश चारों ओर अधिक फैलता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसी कारण क्या होता है, आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में क्यों किया जाता है। लाल रंग का उपयोग हम क्या खतरे के संकेत में क्यों किया जाता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है, इसलिए वायुमंडल में इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। अतः लाल रंग जो होता है दूर से भी आसानी से दिखाई देता है। इसी कारण क्या होता है, खतरे और चेतावनी के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। यानी कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है, इसलिए वायुमंडल में क्या होता है, इसका परिकिरणन क्या होता है, सबसे कम होता है। अतः लाल रंग जो होता है ना, दूर से भी क्या होता है, बहुत आसानी से दिखाई देता है। इसी कारण खतरे के लिए क्या करते हैं, लाल रंग का हम उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमारा फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप इसे घर पे अपना रिवीजन करते रहिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट दिन नेक्स्ट अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।